तो टोटल मिला के 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये नया टॉपिक है, बता दूं तुमको कि ऑनरशिप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स नए सिलेबस के साथ आज स्टार्ट हुआ है। पुराने एसपीबी के सिलेबस में ये था नहीं। तो यहाँ पे हमको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने हैं। टोटल 5 है अपने पास। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी व्यक्तिगत मालिकी। फिर पार्टनरशिप यानी भागीदारी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? 2008 के बाद। उसके पहले ये नहीं था। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें, यानी कैसे पता चले कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जो तुम सिलेक्ट करना चाहते हो वो सबसे बेस्ट कैसे, आइडियल यानी सबसे बेस्ट। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन, स्टार्ट करने में आसानी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर, नियोजक। द फायर कंसिडरेशन दो नॉट द ओनली वन इन द चॉइस ऑफ अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एज टू विच वन कैन बी फॉर्म विद द ग्रेटेस्ट ईज, यानी सबसे आसानी से कौन ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, राइट। एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर वन विच कैन बी ब्रोट इन टू एग्जिस्टेंस, अंडरलाइन करो, विद लीस्ट डिफिकल्टी। कम से कम परेशानी से जो स्टार्ट होने वो बिजनेस सबसे अच्छा हो। A good form of organization, as judged from the viewpoint of ease of formation, is one which involves the least expense, कम से कम खर्चा जिसके अंदर, अंडरलाइन करो, इन फॉर्मेशन एंड मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, वो भी अंडरलाइन करें। यानी कानून, उसके प्रोविजन को ज्यादा इतना समझने की समझाने की जरूरत ना हो। Beside, it should involve the least difficulty in choice of proper associates for running the business. Associate यानी सहाध्यायी, नहीं सहाध्यायी तो साथे बनना नहीं के भाई, सहकर्मचारी, साथ में काम करने वाले, पार्टनर्स बोल सकते हैं इसकी जगह पे। तो लीस्ट डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ प्रॉपर एसोसिएट, बिजनेस चलाने के लिए जो लोगों की जरूरत है वो भी आसानी से मिल जाने चाहिए। फिर समझ में आ गया, 4 चीजें इसके अंदर। पहले क्या लिखा है? लीस्ट डिफिकल्टी। दूसरा लीस्ट एक्सपेंस है। लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटी और लीस्ट डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ प्रॉपर एसोसिएट। 4 चीजें इसके अंदर। अब ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, पैसे लाने में आसानी। Another important feature of a good form of organization is the facility of raising the required amount of capital. Where a large amount of capital is needed, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, it is desirable to ensure that investors in the business concern are assured, underline करो, assured of safety of investment, fair return on investment and transferability। 3 चीजें याद रखने की इसमें। पहली बात कौन सी? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। दूसरा फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी मतलब आपको उसके सामने रिटर्न यानी बढ़तर बराबर मरू चाहिए। और ट्रांसफरेबिलिटी मतलब मैं शेयर्स को अपने बेच सकूं। द एंटरप्रेन्योर विल डू well to consider the comparative ease with which capital can be raised for the various forms of organization। यानी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या ध्यान में रखेगा? जो चीज सबसे ज्यादा सस्ती, आसानी से मिल जाए, वो चीज तो अपने ऊपर देखी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल तुम्हारी एकदम परफेक्टली मिल जानी चाहिए। तो अब टाइम लिमिट टू लायबिलिटी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिस्क द एंटरप्रेन्योर विल प्रीफर, अंडरलाइन करो, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जवाबदारी इतनी जो होनी चाहिए जितने पैसे। एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने पैसे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, पैसे डूब गए, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, 6 लाख का नुकसान हो गया, तो अगर क्रेडिटर मेरे घर पे आएंगे तो मतलब मुझे घर से भी लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में इस तरह की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कंपनी फॉर्म की, तो इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके वो 10 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन घर पे कोई पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। दिस वुड मीन दैट
इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप, अंडरलाइन, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप, नादार जाहिर तो गए, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस बंद करो। द ऑनर और ऑनर्स और ऑफ नथिंग, ऑनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल एग्रीड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यानी जितना पैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा 1 रुपया भी इनको देना नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि जहां पे सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म जब तक ना हो जाए ना मालिक का, तब तक क्रेडिटर्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी लिखा है देखो, मेकिंग द पर्सनल एस्टेट यानी पर्सनल प्रॉपर्टी जो ऑनर्स की है वो भी लॉस के लिए लायबल यानी जिम्मेदार है। इस प्रिफर्ड, प्रिफर यानी इसको कब पसंद किया जाता है, इन सम केसेस जस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंसेंटिव टू द ऑनर्स टू वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ द चोजन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, अगर आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश है, तो वहां पे तुम सोचोगे चलो रिस्क भी ज्यादा लेंगे और हम अपनी जवाबदारी को कैसी रखेंगे, अनलिमिटेड रखेंगे। लेकिन जहाँ पता है अपने को कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर डूब गया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी को पसंद करेंगे। नेसेसरी इंसेंटिव लिखा है ना, इंसेंटिव का मतलब लाभ, फायदा। लास्ट लाइन, थर्ड में, direct relationship between ownership, control and management. As a rule, control should lie where ownership lies. कंट्रोल कहाँ पे होता है, जो मालिक है उसके पास कंट्रोल लेना चाहिए, इसका मतलब ये होता है मालिक के पास कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस का। दिस विल लीड द मैनेजमेंट एंड द एंटरप्रेन्योर्स टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द efficient running of the enterprise. If the responsibility for management or control of management does not lie with the owners, तो मैनेजमेंट may not have, अंडरलाइन करो, अ डायरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। सीधी बात है, पैसा मेरा लगाओ, मालिक में हूं, लेकिन बिजनेस कोई दूसरा कर रहा है, तो जो बिजनेस कर रहा है ना उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा पैसा डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, इसलिए वो बराबर से काम नहीं करेगा। लेकिन जिसका पैसा है वही अगर बिजनेस चलाएगा, तो इसमें फायदा क्या होता है कि जो बिजनेस चलाने वाला है उसको पता है कि इस पैसे को इंक्रीज कैसे करना है, तो वो प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। However, sometimes close association of ownership with management may, एक मिनट, डिस्करेज एडवेंचर। लेकिन याद रखो, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है ना, वहां अपने ऐसा सोचते हैं कि चलो अच्छे लोगों को मैनेज करने के लिए बुलाते हो, भले पैसा अपना हो, लेकिन ऐसे लोग आने चाहिए ना कि जो इस बिजनेस को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, तो वहां अपने कंट्रोल छोड़ देना चाहते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, a good form of organization offers maximum flexibility and adaptability. adaptability का मतलब चेंजेबिलिटी, जिसको चेंज कर सको ना उसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। This means that the organization should lend itself to change and adjustment without much difficulty as the need be. जैसी भी जरूरत हो, जब भी जरूरत पड़े, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदलना चाहिए। In choosing a form of organization, the entrepreneur will consider as to whether it will add to the flexibility and efficiency of management to associate some more personalities as part owners and as employees। यानी मतलब ऑनर्स भी उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, यानी जब जरूरत पड़े तब ज्यादा लोग भी आ सके, और जब जरूरत पड़े तब ज्यादा एम्प्लॉयज भी ला सके। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चेंजेबल होना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, स्थिरता, सातत्य और स्थिरता के बारे में। एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड यानी खलेल वगर, विदाउट डिस्टर्बेंस, existence over a long period of time. From the viewpoint of entrepreneur, it is important that he should be able to formulate plans for the future and to make investment paying for considerable period of time। यानी सीधी सी बात है, जितना इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मिलना चाहिए।
from the social point of view, it is desirable that there should be an agency which meets its economic need continuously and provides continuous employment to a section of the society. यानी ये इस तरह से एजेंसी यानी इस तरह से लोग होने चाहिए कि जो कंटिन्यूअसली सोसाइटी को अच्छे से अच्छा रिटर्न देने वाले हो। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे और वो भी सस्ते में प्रोवाइड करे। ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बोथ बी एबल व्हेन अनडिस्टर्ब्ड टू लास्ट थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो टू रेजिस्ट टेम्पररी डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस, दैट इज बी स्टेबल। यानी वो लॉन्ग टाइम तक चलना भी चाहिए और रेजिस्ट यानी सामना करना, रेजिस्ट यानी सामना करना, टेम्पररी डिस्टर्बेंस यानी बीच बीच में अगर कुछ भी आए, 6-8 महीने के लिए टाइम ऐसा आए कि मंदी चले, तो उस मंदी के अंदर सरवाइव करना उस ऑर्गेनाइजेशन को आना चाहिए। फिर आता है रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, ધંધાની ગોપનીયતા જાળવવી। રિટેન્શન એટલે જાળવવું કહેવાય। The entrepreneur will also have to be careful to ensure that the form of organization chosen by him will allow vital business secrets to be retained without being leaked out to the competitors. શું લખે છે? આપણા જે બી સિક્રેટ છે તે કોમ્પિટિટર્સ સુધી લીક ના થવા જોઈએ. This will naturally mean that he will have to select his associate with utmost care. यानी उसको अपने साथ में काम करने वाले ऐसे रखने चाहिए ना कि जो अपनी बातें बाहर ना करे और अपने सीक्रेट्स किसी दूसरे को ना बताए। विदाउट बीइंग लीक आउट टू द कॉम्पिटिटर्स लिखा है नहीं वो। फिर फ्रीडम फ्रॉम स्टेट रेगुलेशन, कानून से ने मुक्ति। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपोज्ड to varying degrees of control and regulation by the state, where the extent of regulation by government is considerable, the enterprise may have to spend considerable amount of time, money and energy in complying with legal formalities and instruction. क्या लिखा गया है? जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वहां पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद तुमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल, कीपिंग इन व्यू द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, द फॉर्म दैट इज सिलेक्टेड शुड बी सच दैट इट डज नॉट अट्रैक्ट द आई ऑफ लॉ एट एवरी स्टॉप। यानी हर जगह पे कानून की नजर में नहीं आना चाहिए। यानी इसका मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए, या तो कानून के शिकंजे में आ जाए, इस तरह का बिजनेस चालू ही नहीं करना है। बराबर। फिर लाइटर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कम हो, जिस पे टैक्स कम लगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर असेस टू इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट बेसिस। ऑब्वियसली, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी दैट which attracts the minimum amount of tax liability, जिसमें सबसे कम टैक्स लायबिलिटी हो ने वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा होता है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, बराबर, पर इस क्वेश्चन में इसे लिखना कितना है, टिक करते जाओ, बहुत कातर चलानी है। चलो पहला पॉइंट पर, पहले पॉइंट है ना उसमें से, फर्स्ट में से स्टार्ट हो रहा है ने, बराबर, वहां से ईज लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, वहां तक नहीं लिखना है। यानी एनी आइडियल लिखा है ना, वहां से लिखना है। और दूसरे में वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तक लिखना है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां तक लिखना है। फिर थर्ड के अंदर तीसरी लाइन में लिखा है कंट्रीब्यूटेड बाय देम, वहां तक लिखना है। फोर्थ लाइन के अंदर
एंटरप्राइज लिखा है, तीसरी लाइन में वहां तक लिखना है। और उसके बाद हाईवर लिखा है ना, वहां से लास्ट तक। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन लिखा है, उसमें नीड बी तक लिखना है, तीसरी लाइन में। 6 में जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा है वही, 6 में जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा है वही। 7 के अंदर ये पूरा करना। 8 के अंदर एज फार एज पॉसिबल से लास्ट तक। और 9th में ऑब्वियसली से लास्ट तक। बराबर, क्योंकि ये जो है ने वो बुक में से डायरेक्ट लिखा है, इसलिए इसमें अपने अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। 9 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन अगर 13 मार्क का भी पूछा जाए तो इतना ही नफ है। तो जहाँ जितना बोलूँ उतना ही, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन बना के दिए, ये नए क्वेश्चन है इसलिए इसको डायरेक्टली कॉपी किया है। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, लास्ट तक मैं तुमको ये ऐसे इधर उधर करना भी ना पड़े, इस तरह से एक पीडीएफ भी भेज दूंगा कि जिसमें से आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ओके। एक्सप्लेन द सोल प्रोप्राइटरशिप विद इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। सिंपल क्वेश्चन। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी व्यक्तिगत मालिकी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसेस हिज ओन कैपिटल, अपना खुद का पैसा लाता है, यूजेस हिज ओन स्किल, अपनी कैपेसिटी को यूज करता है, इंटेलिजेंस अपने दिमाग को यूज करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स एंड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। सोलली यानी सिर्फ अकेला, वो जिम्मेदार है किस बात के लिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में, यानी प्रॉफिट होगा तो भी वो रिस्पॉन्सिबल, और अगर लॉस होगा तो भी वही रिस्पॉन्सिबल। द इंडिविजुअल में रन द बिजनेस अलोन और may obtain the assistance of employees. It is the first stage in the evolution of the form of organization and is thus the oldest among them. Underline करना, oldest among them, ये MCQ। सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ऑर्गेनाइजेशन, also known as individual entrepreneurship. It is the easiest to form and underline करो, easiest to form और simplest in the organization, वो भी underline करो। For example, if one wants to start a restaurant, one has to obtain a license from the health department of the municipal corporation. But for setting up the firm, as such, no legal formalities are necessary. यानी बिजनेस चालू करने के लिए कोई कानून पालने की जरूरत नहीं है, खाली आपको लाइसेंस लेना है वही। अब इसमें फीचर्स में पहले आता है सिंगल ओनरशिप, एक इंसान का, यानी वन मैन कंट्रोल, अनडिवाइडेड रिस्क, जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी घर पे भी तुम्हारे क्रेडिटर्स आके तुमसे पैसा मांगेंगे, तुमको अपना घर बार सब बेच लेना पड़ेगा अगर नुकसान होता है तो। फिर नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, एंड नो सेपरेट एंटिटी ऑफ द फर्म, इसकी कोई अलग एंटिटी, यानी मतलब फर्म और बिजनेसमैन दोनों एक ही माने जाते हैं, जो फर्म का नुकसान तो बिजनेसमैन का नुकसान। अब यहाँ पे मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। इट इज दस द मोस्ट इजी फॉर्म ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनी पर्सन एंजॉइंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन करो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, 3 आदमी, 3 ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले माइनर, जो 18 साल से कम एज का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और तीसरा, बाहर का कोई भी फॉरेनर जिसको इंडिया में अलाउ ना किया गया हो, एम्बेसडर बनता है वो। एम्बेसडर किसको बोलते हैं? जो एलजी बोला जाता है, दूसरी कंट्री के लिए यहाँ पे काम करते हो वीजा अप्रूव करने का, राइट। तो वो एम्बेसडर यहाँ पे किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और चौथा भी है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल, जिसको सजा हो गई है,
जिसमें केस चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक बार वो जेल में उसकी टर्म डिसाइड हो गई, जज ने बोल दिया कि इसको इतने साल की सजा काटनी पड़ेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बराबर। बाकी कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इनके अलावा। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एज डिसोल्यूशन, टर्मिनेशन और सेल ऑफ बिजनेस इज इक्वली सिंपल। यानी डिसोल्यूशन करना भी आसान है, बंद करना, इसको डिसोल्यूशन बंद करना बोलता है। टर्मिनेशन यानी निकाल देना, बंद कर देना उस बिजनेस को, और सेल कर देना, ये सब भी आसान है। देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन दिस रिगार्ड एंड ऑल दैट द बिजनेसमैन हैज टू अरेंज फॉर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स क्लेम। उसको एक ज काम करना है, जितने उसके पास लेनदार है उसको पैसे पूरे मिल जाने चाहिए। अ सोल प्रोप्राइटर मे वॉश हिज हैंड्स ऑफ यानी हाथ खंखेरीने ઉભા થઈ જવું। बराबर ने। इस बिजनेस सेलिंग इज इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। किसी को भी बिजनेस बेच के वो अपने हाथ खड़े कर सकता है कि अब मैं नहीं जानता, वो जाने। डायरेक्ट मोटिवेशन, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड सर्व्स एज अ पावरफुल इंसेंटिव टू द प्रोप्राइटर टू मैनेज द कंसर्न एफिशिएंटली। एफर्ट एंड रिवॉर्ड यानी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड यानी वरदान मिलेगा। It encourages and induces him to put forth यानी मेहनत करना, his best in the management of this business. He knows that any lapse on his part, any lapse यानी कोई भी खामी, अगर उसकी तरफ से कोई भी खामी हुई तो इसका मतलब प्रॉफिट गया। फिर फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, there is no problem of coordination. The proprietor himself has to decide everything and therefore he will not take a decision by which the various interests of the firm clash. दो अलग अलग लोगों के, याद रखो, वो हमेशा डिसीजन ऐसे लेता है ना जिससे फर्म को फायदा जो होता हो, वो कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेगा जिससे फर्म को नुकसान हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन से काम करता है। मोर ओवर उसको अपने एम्प्लॉइज के बारे में पर्सनली पता है कि कौन क्या काम करता है, और वो एक टीम की तरह से काम करेगा। उसको अंडरलाइन करो, ही इज एबल टू इंश्योर दैट दे वर्क एज अ टीम। वो सब लोगों को टीम की तरह से काम करवाएगा। फिर प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉम्प्टनेस यानी समय सर डिसीजन ले। प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म। As pointed out above, an individual entrepreneur need not consult, underline करो, need not consult other, यानी दूसरों को उसको पूछने जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। इसका मतलब वो क्विकर डिसीजंस ले सकता है, फटाफट डिसीजंस ले सकता है, और इसको कोई भी अपॉर्चुनिटी सामने होने फटाक से डिसीजन लिया, काम खत्म। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, इफ एनी चेंज इन बिजनेस इज कॉल फॉर यानी जरूरत पड़े, इज नेसेसरी, कॉल फॉर ना याद रहे तो नेसेसरी लग दो। क्वेश्चन पकड़ा लेना, क्वेश्चन पकड़ he does not have to consult anyone, therefore he will be able to make the change without delay। यानी कभी भी किसी भी तरह का चेंज अगर उसको करना हो तो वो कर सकता है विदाउट एनी डिले, डिले यानी लेट किए बिना। दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ गुड नंबर ऑफ जायंट साइज कंसर्न फेल ऑन अकाउंट, आ काढ़ी नाखजो, आनी जरूर નથી। यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये फायदा नहीं मिलता, ये लिखा है। फिर सिक्रेसी यानी सीक्रेट्स कैन बी मेंटेन्ड about business matter and therefore the proprietor will be able to take full advantage of any new ideas that occur to him. There is little risk of the competitors taking advantage of this, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट्स अपने पास पूरी तरह से, यानी हम किसी को कोई भी चीज बताते नहीं। इसका मतलब ये है कि हम सीक्रेट्स अगर मेंटेन करेंगे तो अपनी सीक्रेट्स को कोई अगर जान नहीं पाएगा तो एडवांटेज हमको मिलेगा, कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस हमको मिलेगा। फिर क्रेडिट स्टैंडिंग, if an individual proprietor has enough resources outside the firm, he will enjoy a favorable credit standing among suppliers and other firms and institutions dealing with him। यानी उसके पास ये मौका है कि बाहर से भी पैसे ला सकता है वो,
तो वो आसानी से अपने बलबूते पे ही खाली पैसे लाएगा। द क्रेडिटर विल लुक फॉरवर्ड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स आउट ऑफ दिस पर्सनल वेल्थ। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि जिसको देख के क्रेडिटर्स को लगता है कि ये इंसान हमको पैसे रिटर्न दे देगा। Thus, his private resources will serve as a kind of second line of defense. Underline, second line of defense. संकट समयनी साकड़. Beyond the firm's assets as security for debt. इसका मतलब क्या कि हम अगर चाहे ने तो अगर बिजनेस के अंदर से पैसा ना भी निकले तो भी हमारी एसेट्स के अंदर से हम पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए क्रेडिटर्स हमेशा हम पे भरोसा रखते हैं। फिर फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कम से कम कंट्रोल है। रिस्ट्रिक्टिव लॉज ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली आर लिमिटेड टू दोज अफेक्टिंग ऑल सिटीजंस एंड इंडिविजुअल्स। मतलब अगर नागरिकों को नुकसान होता होने तो ही कानून बीच में आएगा, अदरवाइज तुमको तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन सी मिठाई बनाते हो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मिठाई में मिलावट करोगे तो मार पड़ेगी। सिंपल सी, यानी लोगों को नुकसान करवाओगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट आएगी बीच में। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, कौन सी प्रोडक्ट बनाते हो, उसके लिए कोई भी दखल अंदाजी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। ऑफ कोर्स द सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट हैव टू कंप्लाई विद टैक्स एंड लेबर लॉस लाइक अदर एस्टैब्लिशमेंट, बट देयर इज नो लीगल रेगुलेशन डज हैव टू कंप्लाई। सॉरी, डज नॉट नहीं है, डज हैव टू कंप्लाई, यानी उनको मानना पड़ता है टैक्स और लेबर लॉस को, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी, इतना ही लिखोगे चलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा है ना थर्ड लाइन में, ऑफ कोर्स के बाद से शुरू करना है, बस ऊपर वाला नहीं लिखेंगे चलेगा। नाउ लिमिटेशंस। चार लिमिटेशंस हैं। एक तो लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड फाइनेंस, पैसा कम। द इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटर सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। He can depend only on his savings, and it is neither safe nor easy for him to borrow much money from banks or other financial institutions. बाहर से पैसा लाना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। लोग आसानी से भरोसा नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अकेला इंसान गलती करेगा तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे। Therefore, the size of the firm must remain small. He cannot take advantage of a possible expansion in business, which may bring him substantial economies. Substantial यानी नोनपात्र, इकोनॉमीज यानी करकसर, बचत। जहां पे बचत होती हो ने वहां पे वो बचत नहीं कर पाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पास इतने पैसे है ही नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रॉ मटेरियल एकदम सस्ता मिलता है, पर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदूं तो ही सस्ता मिले, पर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदने के टाइम पे मुझे पैसा लाना पड़ेगा उसके लिए, और पैसा मेरे पास होगा नहीं। तो इसलिए वो जो इकोनॉमीज है यानी कर कसर बचत, उसका फायदा मुझे यहाँ पे नहीं मिल सकता, कंपनी को मिल जाएगा। इसलिए डी मार्ट वाले सस्ते में बेचते हैं और बाकी के दुकान वाले नहीं बेच पाते। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज लिमिटेड। मॉडर्न बिजनेस इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एस्पेशली ड्यू टू द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ मार्केट। बाजार बदलता रहता है, एंड द वेरियस लॉज दैट आर बीइंग इनेक्टेड, अलग अलग कानून बीच बीच में बदलते रहते हैं। एन इंडिविजुअल मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल मैटर्स एंड देयरफॉर समटाइम्स हिज डिसीजन मे बी अनबैलेंस्ड। तो कई बार डिसीजन लेने में गलती हो जाती है, कोई कानून बदला लेकिन हम समझ नहीं पाए उसको, तो उसके बाद में हमसे कोई डिसीजन लेने में गलती हो जाए तो बिजनेस खत्म। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड, नॉट ओनली द असेट्स ऑफ द बिजनेस बट also his private assets will be used to pay off the firm's rate. Therefore, when a man starts a business, यानी आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ अपने बिजनेस के असेट्स को यूज नहीं करना है, लेकिन अपनी प्राइवेट असेट्स को भी बेचना पड़ेगा। Therefore, when a man starts business, he may not really know the extent to which he is committing his private property. मतलब अपने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को कितना नुकसान में रख रहे हैं, ये अपने यहाँ जज नहीं कर पाते। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो डिस्करेजेस द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यहीं से तुम बिजनेस को एक्सपांड करने में भी कतराते हो, रुकते हो, क्योंकि अपने पता है कि अगर बिजनेस में बढ़ाऊंगा तो कई बार ऐसा जजमेंट में अगर गलती हो गई तो बिजनेस के अंदर डाला हुआ पैसा मुझे रास्ते पे ले आएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन। कभी भी बंद हो सकता है। द प्रोप्राइटरी बिजनेस कम्स टू एन एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू द प्रोप्राइटर।
मालिक को कुछ भी हुआ, बिजनेस के मालिक को कुछ भी हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इफ द बिजनेस इज रेंडरिंग यूजफुल सर्विस टू द सोसाइटी, द क्लोजर ऑफ सच अ बिजनेस विल बी अ सोशल लॉस। अच्छी सर्विस देने वाला बिजनेस बंद हो जाए तो बिजनेस के कारण सोसाइटी को जो फायदा मिल रहा था अभी तक, वो फायदा ही बंद हो जाएगा। सिमिलरली विद द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, द बिजनेस में पास ऑन टू सक्सेसर। मालिक अगर गुजर जाता है तो वो सक्सेसर यानी उसका जो वारिस है, सक्सेसर यानी वारिस, who may not possess the same degree of self reliance derive and ability, उसके पास इतनी ताकत ना हो, सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे डिपेंड करने का उसके पास जज्बा ना हो, तो बिजनेस वहीं पे खत्म हो गया।